बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है सुप्रीम कोर्ट से। क्योंकि बाकी जो फोरम है वो तो काफ़ी हद तक वो कंप्रोमाइज़ है, या फिर वो उनकी उतनी हैसियत नहीं रहेगी कि वो फैसले दे सकें। क्योंकि जब वो फैसले महफूज करते हैं तो फिर वो फैसले जब गैर महफूज होकर सामने आते हैं तो वो फैसले रिमार्क्स जो बताते हैं वो और होते हैं, फैसले में कुछ और लिखा होता है। अब वो फैसला कहाँ पे रहता है, कितना अरसा महफूज रहता है, फिर गैर महफूज किस तरह होता है और कहाँ से आता है, ये एक अलग कहानी है। ये हमारी आवाम को वैसे भी आप पता चल ही गई है, मोस्टली पब्लिक को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से एक खबर सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस फायद ईसा साहब है, चीफ जस्टिस साहब, बड़े हर दिल अजीज शख्सियत हैं, जो अभी जो 7 रुकनी बेंच उन्होंने बनाया है नवाज शरीफ साहब के लिए खुसूसन, बल्कि हम नाम नहीं लेते क्योंकि उन्होंने मना किया है कि नवाज शरीफ का नाम नहीं लेना। तो हम ऐसे यूँ नवाज शरीफ का नाम नहीं लेते, हम कहते हैं कि उन्होंने सियासत के लिए मैदान हमवार करने के लिए तो उन्होंने एक बेंच बनाया है, 7 रुकनी बेंच, जिसने ये फैसला करना है कि 62(1)F जो है, जिसमें ताहयात नाअहली है, वो ताहयात होगी भी सही या नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर नाअहली की कोई मुद्दत नहीं लिखी हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अभी ताहयात नाअहली कैसे हो गई। अब क्योंकि वो आइन का एक ऐसा आर्टिकल है जिसको सिर्फ आइनी तरीके से ही चेंज किया जा सकता है, जिसके सिर्फ 2/3 अक्सरियत रिक्वायर है पार्लियामेंट से। आजकल तो वैसे पार्लियामेंट मौजूद ही नहीं है तो उसको तब्दील नहीं किया जा सकता। लेकिन जो फायद ईसा साहब हैं, क्योंकि पहले डिक्लेरेशन आ चुकी है किसी के खिलाफ पनामा केस में कि वो साहब जो है वो ताहयात नाअहल रहेंगे, तो फायद ईसा साहब जो है वो चाहते हैं कि भी अब वो डिक्लेरेशन जो है वो किसी तरह से वापस ली जाए। और हो सकता है ये सियासतदानों के लिए अच्छा भी साबित हो जाए आगे जाके। लेकिन जो 62(1)F में जो मुद्दत नहीं दी गई, तो वहाँ पर अदलिया ने पहले ही तशरीह कर दी है। अदलिया ने कहा है कि जहाँ पर मुद्दत नहीं दी गई तो इसका मतलब है कि वो ताहयात नाअहली है, हम खुद अपनी तरफ से मुद्दत कैसे शामिल कर सकते हैं। अदलिया का ये इख्तियार तो नहीं है ना कि वो आइन को रीराइट कर दें, जिस तरह वो पहले एक 63A के मामले में आया था कि अदलिया ने आइन को रीराइट कर दिया, तो इसमें तो रीराइट तो नहीं कर सकते। फायद ईसा साहब ये तो नहीं कह सकते कि नाअहली जो है वो सिर्फ 5 साल की होगी। वैसे हो सकता है कि वो, क्योंकि बादशाह सलामत है तो वो हो सकता है कह भी दें। वो यूँ तो नहीं कहेंगे डायरेक्ट कि नाअहली 5 साल की होगी, वो ये कह सकते हैं कि जो इलेक्शन एक्ट में इन्होंने तरमीम की है उसको वो बहाल कर देंगे कि भाई ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं चलेगा, इलेक्शन एक्ट चलेगा। क्योंकि अब ये भी वैसे सोचना होगा कि जो आइन मौजूद है, आइन की तशरीह हो चुकी है और उसके ऊपर क्या सब ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन लाई जा सकती है, नहीं लाई जा सकती। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस सुना जा रहा था तो उस पर एक जो वकील साहब हैं, जो कि इमरान खान साहब के वकील नहीं थे, ये एक और साहब हैं जिनका नाम खाकवानी साहब को बताया जा रहा है मेरे ख्याल में। तो इनके जो वो वकील साहब थे, वो जज फायद ईसा साहब को उन्होंने कहा कि जनाब आप 62(1)F का फैसला तो करने जा रहे हैं, तो क्यों ना कि आप ये फैसला भी कर दें साथ के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला मुअत्तल किया हुआ है इमरान खान की सज़ा का। तो अगर जब तक फैसला मुअत्तल रहता है तो उस शख्स को इलेक्शन लड़ने की भी इजाज़त होनी चाहिए। नाज़रीन, हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ये है कि जब किसी को सज़ा हो जाती है तो वो 5 साल के लिए नाअहल हो जाता है, और 5 साल की नाअहली जो है वो उसकी इंटैक्ट रहती है। अलबत्ता जो हाई कोर्ट है या जो सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदालत उसकी सज़ा मुअत्तल कर सकती है। इसका मतलब ये होता है कि उसकी जो सेंटेंस है वो मुअत्तल रहती है और जो फैसला होता है वो अपनी जगह बरकरार रहता है और वो शख्स जेल से बाहर आ जाता है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में इमरान खान साहब को जेल से बाहर भी नहीं आने दिया जा रहा। तो ये भी एक अपने नोयताब एक चीज़ है। तो अब सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने इशारा दिया है कि हम इस केस का फैसला भी जल्द करेंगे। तो अगर नवाज शरीफ की नाअहली ताहयात ख़त्म हो सकती है तो क्यों ना इमरान खान साहब की सज़ा तो कुछ भी नहीं थी। जज दिलावर ने जो घर ही भेजने पर इमरान खान को सज़ा सुनाई थी, वो सज़ा तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं होती। वो सज़ा वो जिस तरह से वो केस चलाया गया था सबके सामने है। जज दिलावर वो उससे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो वकील जो है वो उसे अभी बुला ले। जितने भी गवाह हैं उनको जो कह रहा था कि कराची से भी गवाह आए, लाहौर से भी हैं, सारे एक ही दिन में जरा मुकम्मल कर ली जाए। तो वो तो इस तरह के वो ट्रायल चलाना चाह रहा था, और जिस तरह उसने सज़ा सुनाई है उसकी सज़ा तो है वो आमिर फ़ारूक साहब भी बरकरार नहीं रख सके। और आमिर फ़ारूक साहब भी हमारी कौम को पता है कि वो किस तरह के जज हैं, माशाल्लाह बड़े लाइक माइंडेड जज हैं, लेकिन वो भी सज़ा को बरकरार नहीं रख सके थे। तो अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इमरान खान को कितना रिलीफ देती है। फायद ईसा साहब जो है वो क्या अपने आप से बाहर आ पाते हैं कि वाकई वो ऐसा बेंच बनाते हैं जिसके ऊपर सबका एतमाद हो। यूँ ना हो कि वो उसी बेंच के सामने जिसमें वो केस अपने लाइक माइंडेड जज जो उन्होंने बिठाए हुए हैं तो उनके सामने वो केस लगा दें और वो केस जो है वो दोबारा आमिर फ़ारूक साहब की तरह नल एंड वाइड डिक्लेयर हो जाए। तो ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन ये है कि जो फायद ईसा साहब है वो खुद क्योंकि कहते रह गए हैं वो मार्शल लॉ के बड़े खिलाफ हैं, वो डिक्टेटरशिप के बड़े खिलाफ हैं, जमहूरियत के वो अलम बरदार हैं। तो देखते
دیکھتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کے کیس میں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو وہ الیکشن لڑنے کی اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے. اور اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 13 جنوری سے پہلے پہلے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. اور 13 جنوری تک اگر فیصلہ نہیں آتا، فائدے تو صاحب نہیں کرتے کسی وجہ سے، تو اس کا مطلب عمران خان صاحب جو ہے وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے پائیں گے. البتہ جو اس کے بعد جو ضمنی الیکشن ہوگا، کوئی امیدوار جو اپنی سیٹ چھوڑے گا، اس پہ عمران خان صاحب ہو سکتا ہے کہ وہ حصہ لے لے. تو یہ اب دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ اس کیس کا کیا فیصلہ کرتی ہے. لیکن ابھی تک تو جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ 7 رکنی بینچ بنا کر وہ نواز شریف کے معاملے میں کافی سینسٹیو نظر آتی ہے. تو ناظرین جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم ڈسکس کریں گے. مجھے میری اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.